सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड सर। अभी फॉर्मली आपका स्वागत हमारे पार्टिसिपेंट ही करेंगे, लेकिन फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम एंड रजिस्ट्रार सर एंड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, एक्चुअली आपका डिपार्टमेंट है सर, तो उसके तरफ से मैं आपका हार्टली स्वागत तो मैं कर ही रहा हूँ और मेरा प्रणाम है आपको। अब आगे जो फॉर्मल स्वागत करेंगे वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से होगा, वो फॉर्मल थैंक्स भी देंगे और फिर आपका फ्लोर होगा और इंटरेक्शन जबरदस्त होगा सर, इंटरेक्ट करेंगे, लेक्चर एंड इंटरेक्शन। So who is going to just I am switching the mic to participants to welcome sir. Oh, गौरी चक्रवर्ती मैम। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पर मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि अपना वक्तव्य हमें दें और we really want to engage with you after this session with a lot of questions. Thank you so much sir for giving the time and coming to this session. Please sir, over to you. प्रोफेसर सर के विषय में सिर्फ मैं एक बात बता दूं कि प्रोफेसर बनमाली बिश्वाल सर इज ए वेरी रिनाउंड प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ संस्कृत और न्यू एजुकेशन पॉलिसी और संस्कृत को लेकर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पूरे देश में काम कर रहा है। इसमें इनका बहुत मेजर ईपी सेंटर के रूप में रहे हैं, बहुत काम किया है। मैं आगे बता पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा सारी चीजें। और सर संस्कृत में मॉडर्न पोएट भी, संस्कृत के पोएट भी, ये बड़ा बौद्धिक विलास, ये अद्भुत है, जितना भी बोला जाए वो कम है। माय हार्ट इज फुल एंड वर्ड्स आर फ्यू। सो व्हाट डू यू सर? सर आप म्यूट पे हैं, हम आपकी आवाज नहीं सुना। हाँ, अभी सुनाई यार। हाँ जी बिल्कुल सर। ओके। भागर्थ दिवस संपृक्तो भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अत्यंत हर्ष का विषय है कि कोलकाता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा एक समावेशी और अंतः विषय तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला IKS यानी भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने और इसे समकालीन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने के महत्व, चुनौतियां और अवसरों पर मैं सबसे पहले कोलकाता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शांता दत्त, कुलसचिव प्रोफेसर देवाशीष दास और विशेषकर संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आचार्य कमल किशोर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर एक व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया है। मैं स्वागत करता हूं सभी संयोजकों का, आयोजकों का और सभी प्रतिभागियों का जो इस ऑनलाइन कार्यशाला में हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मेरे व्याख्यान का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में सौंदर्य तत्व, द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। सौंदर्य शास्त्र
जिसे एस्थेटिक्स या एस्थेटिक्स भी कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक शब्द एस्थेटिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है संवेदनशील और इंद्रिय धारणा से संबंधित। यह या तो सौंदर्य सिद्धांत है या सौंदर्य विज्ञान, जिसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सुंदर और उदात्त जैसी धारणाओं से संबंधित है, जो कला की प्रकृति, सौंदर्य और स्वाद के निर्माण और सौंदर्य की सराहना से संबंधित है। यह सुंदरता का एक विचार है, अर्थात जो सुंदर और कलात्मक है उस पर एक विचार है। सौंदर्य शास्त्र को कला, संस्कृति और प्रकृति पर आलोचनात्मक प्रतिबिंब के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट, कल्चर एंड नेचर। पश्चिमी संदर्भ में विशेष रूप से हेगेलियन के दृष्टिकोण से सौंदर्य शास्त्र का अर्थ है ललित कला का दर्शन। सामान्य रूप से जिसका अर्थ है सुंदर का सिद्धांत, चाहे वो कला में हो या प्रकृति में। कला सौंदर्य शास्त्र की अभिव्यक्ति का एक सामान्यीकृत पूर्ण रूप है। खूबसूरती की सराहना पिछले कई सालों से दुनिया भर में की जा रही है। पश्चिमी काव्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र की क्या स्थिति है, थोड़े से हम विचार रखेंगे। काव्य सौंदर्य शास्त्र की अभिव्यक्ति है और सौंदर्य शास्त्र काव्य का सार है। काव्य शास्त्र कविता या सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन पर एक ग्रंथ है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के जिन वैचारिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, ये पश्चिमी परंपरा के विचारों से प्राप्त हुए थे, जिसकी शुरुआत काफी हद तक अरस्तु ने की थी। कई नए कॉल आ जाते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। कुछ बीच में दूरभाष आ जाते हैं तो इसमें व्याघात हो जाता है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के जिन वैचारिक उपकरणों का उपयोग करते हैं वे पश्चिमी परंपरा के विचारों से प्राप्त हुए थे, जिसकी शुरुआत काफी हद तक अरस्तु ने की थी। अरस्तु को पश्चिमी साहित्यिक आलोचना के जनक माना जाता है। उनकी महान कृति पोएटिक्स साहित्यिक आलोचना के इतिहास का पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ऐसी मान्यता है। थ्योरी ऑफ ड्रामा, इसमें एलार्डिस निकोल कहते हैं, नाटकीय रूप के आवश्यक तत्वों के सभी सच्चे अध्ययन का स्रोत अरस्तु के काव्यशास्त्र में निहित है। नाटक का पश्चिमी सिद्धांत पोएटिक्स से लिया गया है। काव्यशास्त्र साहित्यिक और सौंदर्य परक आलोचना से संबंधित मौलिक सिद्धांतों की खान है। पोएटिक्स को अभी भी दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल है, क्योंकि यह एक विशेष रूप से तीव्र विद्वान और व्यवस्थित आलोचकों के द्वारा महान कला का अध्ययन है। इट्स ए स्टडी ऑफ ग्रेट आर्ट by a peculiarly acute, learned and methodical critic. An introduction to dramatic theory by L.D. निकोल। भारतीय संदर्भ में
सौंदर्य शास्त्र का अर्थ है ललित कला का विज्ञान और दर्शन। यह ललित कला का विज्ञान है क्योंकि कला की समस्या मूल रूप से कला की तकनीकी समस्या। कला दर्शन के 3 संप्रदाय हैं। रस ब्रह्मवाद, जो साहित्य में पूर्ण अनुभव से संबंधित संप्रदाय है। नाद ब्रह्मवाद, जो संगीत में पूर्ण अनुभव से संबंधित संप्रदाय है। और वास्तु ब्रह्मवाद, जो वास्तुकला में पूर्ण अनुभव से संबंधित संप्रदाय है। इस प्रकार भारतीय सौंदर्य शास्त्र एक विशाल एवं जटिल क्षेत्र है। उपनिषदों के अनुसार जो शुद्ध और शाश्वत आनंदमय है वह सुंदर है। यह केवल सनातन धर्म में है कि सुंदरता को भगवान के बराबर माना जाता है, क्योंकि वह पूर्ण सत्य है, पूर्ण पवित्र है, शिव है और पूर्ण सौंदर्य से युक्त है, सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सच्ची सुंदरता का कभी समाप्त नहीं होता। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। हमारे उड़िया में कहा गया है सुंदरे तृप्तिर अवसाद नहीं, अवसान नहीं भी कह सकते हैं। आत्म सिद्धांत जो ब्रह्म, ईश्वर या व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मन के समान, वह एकमात्र सिद्धांत है जिसमें शाश्वत अस्तित्व, आनंद और सौंदर्य है। उपनिषद पूर्णता में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वे समग्रता में विश्वास करते हैं, यानी ब्रह्म साथ तद्भाव में रहना। जब कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उसमें पूरी तरह लीन होकर के, तल्लीन होकर के हर पल समग्रता में रहता है, तो पूरा जीवन सुंदर हो जाता है और यह उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। जैसे ईश्वर सुंदर है, वैसे ही शांति, करुणा, दया, सद्भावना, संतोष जैसे दिव्य गुणों वाला व्यक्ति सुंदर दिखता है। दूसरी ओर क्रोध, प्रतिशोध, शत्रुता, हिंसक स्वभाव आदि बुरे गुणों से युक्त व्यक्ति बदसूरत या क्रूर दिखाई पड़ता है। इस संदर्भ में शिव शब्द का अर्थ है पवित्रता, अर्थात वह व्यक्ति है जो सभी के प्रति उदार है। शिव भगवान का नाम है, भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव का दूसरा नाम है सुंदरेश्वर, यानी सौंदर्य के भगवान या सबसे सुंदर भगवान। ईश्वर की सुंदरता की सराहना करने के लिए एक साधक को स्वयं को चेतना के उच्चतम स्तर तक उठाना होगा। कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान शिव की पूजा तभी कर सकता है जब वह स्वयं भगवान शिव बन जाए। हमारी परंपरा में कही गई है शिवो भूत्वा शिवम यजेत। किसी को अपने देवता की सुंदरता से प्यार करने और उसकी महानता करने से, उनकी सराहना या प्रशंसा करने से पहले खुद को उसकी आवृत्ति के अनुरूप ढालना होता है। पहले भारतीय परंपरा में सौंदर्य शास्त्र को एक स्वतंत्र संप्रदाय नहीं माना जाता। सौंदर्य शास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं, सौंदर्य के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन है। यह एक तथ्य ही है कि पहले भारतीय काव्यशास्त्रियों द्वारा इस विषय पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।
यद्यपि यह माना जाता है कि पहले भारत में सौंदर्य शास्त्र की कोई अलग ब्रांच, अलग शाखा नहीं थी या अलग इकाई नहीं थी, फिर भी यह सर्वविदित है कि रस, गुण, ध्वनि, प्रतीयमान अर्थ, अलंकार, बंध, वक्रता और वृत्ति जैसी लगभग सभी सौंदर्य संबंधी अवधारणाएं केवल भारत के नाट्य शास्त्र ही नहीं, किंतु पंडित राज जगन्नाथ के रसगंगाधर तक सभी साहित्यिक सिद्धांतकारों से परिचित थी। फिर भी प्रत्येक चिंतक के पास उन्हें परिभाषित करने, वर्गीकृत करने और चित्रित करने का अपना तरीका होता है। फलतः दूसरों की कीमत पर उनमें से एक पर जोर दिया जाता है। वस्तुतः आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में इसका निवारण करने की कोशिश की थी। फिर भी इन अवधारणाओं को साहित्य और कला में सौंदर्य के एकीकृत संपूर्ण दर्शन में कैसे एकीकृत किया जा सकता है, इस विषय को अभिनव गुप्त की दो प्रमुख कृतियों में, एक है ध्वन्यालोक की टीका लोचन और दूसरा है नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती, इन दोनों में समझाने के लिए छोड़ दिया गया है। दुर्भाग्य से इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथों की मिस इंटरप्रिटेशन की गई, गलत व्याख्या की गई, जिससे हमारे भारतीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को भी अभिनव गुप्त की महत्वपूर्ण विचारों तक पहुंचने से एक प्रकार से रोका गया। 13वीं शताब्दी के दार्शनिक महेश्वरानंद का कहना है कि शब्दों का काव्यात्मक अर्थ जो ऐतिहासिक या शाब्दिक अर्थ के साथ विरोधाभासी रूप से सह अस्तित्व में है, वह शब्दों की अन्य शक्तियों के संबंध में है। जैसे स्वतंत्रता मनुष्य की अन्य क्षमताओं और गतिविधियों में होती है, जिसे प्रतिध्वनि या ध्वनि या व्यंग्य के रूप में जाना जाता है, वस्तुतः रस इसके अलावा और कुछ नहीं है। काव्यात्मक शब्द इसे अप्रत्याशित रूप से लेकिन अनायास बिना किसी दृश्य सेतु के प्रकट कर देते हैं। पोएटिक वर्ड्स मैनिफेस्ट और सजेस्ट इट अनएक्सपेक्टेडली बट स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी विजिबल ब्रिजेस। वो कहते हैं, जब हम एक कविता पढ़ते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो कविता है। When we read a poem, we become as it is, simultaneously hour of rasa। रस के बारे में जागरूक होना होता है, साथ ही रस के बारे में जागरूक होते हैं, यानी भावनाओं को व्यावहारिक रूप से अनुभव किया जाता है। लेकिन सौंदर्य शास्त्र पर विचार किया जाता है जो यह बताता है सेंटिमेंट्स नॉट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड बट एस्थेटिकली कंटेम्पलेटेड दैट इट सजेस्ट। व्यक्त और सुझाए गए अर्थ की अनुभूति के बीच अस्थायी अनुक्रम केवल तभी ध्यान देने योग्य होगा जब सुझाया गया अर्थ व्यक्त के विपरीत या उसके समान हो, जो कि एक ही स्तर पर हो। टेम्पोरल सीक्वेंस बिटवीन कॉग्निशन ऑफ द एक्सप्रेस्ड एंड सजेस्टेड सेंस would be noticeable only in case the suggested sense were opposed to the expressed one or similar to it, that is on the same footing। इसी का हमने अनुवाद किया है जो ऊपर की पंक्ति हो।
अब हम देखेंगे संस्कृत काव्य और संस्कृत काव्य शास्त्र में सौंदर्य की क्या स्थिति है। सौंदर्य की अवधारणा वैदिक साहित्य में भी देखी जाती है। समग्र रूप से संस्कृत साहित्य में कला और सौंदर्य का अस्तित्व औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों रूप से पाया जाता है। न केवल संस्कृत में बल्कि पाली और प्राकृत में भी कला और सौंदर्य की अवधारणा यत्र तत्र पाई जाती है। केवल काव्य की बात ही क्यों करें, काव्य शास्त्र की विभिन्न धाराओं में भी सौंदर्य बोध के प्रति जागरूकता देखी जा सकती है। आनंदवर्धन से लेकर वामन तक तथा कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ और अन्य व्याख्याताओं ने भी काव्य की परिभाषा, कारण और उद्देश्य के संदर्भ में सौंदर्य को महत्व दिया है। एक और कवियों ने सौंदर्य को जीवन शैली और जीवन दर्शन के सार के रूप में स्वीकार किया है। वहीं दूसरी ओर अलंकारिकों ने, काव्य शास्त्रियों ने काव्य में सौंदर्य की स्थिति को अनिवार्य माना है, जो लोक का अनुकरण है। लोकानुचरितम नाट्यम। रस, अलंकार आदि काव्य तत्वों के बिना काव्यत्व संभव नहीं है और सौंदर्य के बिना इन काव्य तत्वों का कोई उपयोग नहीं है। वस्तुतः अन्य कलाओं की भांति काव्य कला और सौंदर्य भी एक दूसरे पर आश्रित है, अन्योन्याश्रयी है। पंडित राज जगन्नाथ ने ठीक ही कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। इसी प्रकार कुंतक काव्य की रचना के संदर्भ में कहते हैं, वंदे कवींद्र भक्तेंदु लास्य मंदिर नर्तकीम देवीं सुक्ति परिस्पंद सुंदराभिनयोज्ज्वला। व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारिभिः सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते। शब्दो विवक्षितार्थैक वाचकोऽन्येषु सत्स्वपि अर्थः सहृदयाह्लादकारी स्वस्पंद सुंदर। ये वक्रोक्ति जीवितम में कहेगा। अब सौंदर्य की व्युत्पत्ति क्या है? विभिन्न शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति की है। सौंदर्य शब्द की उत्पत्ति और सौंदर्य शब्द की व्युत्पत्ति, ये दोनों पर थोड़ा हम लोग अभी विचार करेंगे। तो सौंदर्य शब्द की उत्पत्ति सुंदर शब्द से हुई है, जिसमें भाव अर्थ में स्यंग प्रत्यय जुड़ा है। सुंदर स्यंग, सुंदरस्य भावः सौंदर्यम। इसके कई व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ है, जैसे सुष्ठु उन्नति चित्तम द्रवीकरोति आर्द्रीकरोति इति वा सौंदर्यम। सौंदर्य वो है जो मन को पिघला देता है। या सुंदम राति इति सुंदरम, सुंदरस्य भावः सौंदर्यम। सुंदवद्यति सुंदयति इति सुंदरम। इस प्रकार अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति है। इससे सुंद का अर्थ है कैंची। सुंदवद्यति, कैंची के जैसे, कैंची जैसे जो काट करके उसको सुंदर बनाता है। सुंदवद्यति इति देवखंड ने सुंदवद्यति द्यति इति सुंदयति अर्थात सुंदयति इति सुंदर। सुंद का अर्थ है कैंची, अर्थात वह व्यक्ति या वस्तु जिसमें कैंची की तरह काटने की शक्ति हो और जो कैंची की तरह अवांछित चीजों को हटा करके खुद को दूसरों से अलग स्थापित कर सके, वह सुंदर है।
कैंची क्या करता है, काट देता है। जो अवांछित, अनएक्सपेक्टेड, जो अनवांटेड चीज उसको निकाल देता है, तब वो सुंदर बनता है। तो उसी प्रकार वो व्यक्ति जो अवांछित तत्वों को हटा करके अपने को स्थापित करता है, अलग स्थापित करता है, वो सुंदर। संस्कृत के महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध शिशुपाल वध में सौंदर्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, जो प्रत्येक क्षण अधिक ताजा, नया और अधिक चमकदार दिखाई देता है, वह सुंदर है। क्षणे क्षणे यद नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी है तो आप जान रहे होंगे। अब संस्कृत साहित्य में सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द अनेक है। इसमें सौंदर्य के लिए चारुत्व, चारुता, रम्य, रम्यत्व, रमणीय, शोभा, सुंदर और लावण्य आदि अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जिनका प्रयोग भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में तकनीकी अर्थ में किया जाता है। अमरकोश सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों की एक सूची देता है। सुंदरम रुचिरम चारु, सुषमम साधुशोभनम, कांतम मनोरूपम रुच्यम, मनोज्ञम मंजुमंजुलम, तदासी चनकम तृप्तिर नास्त्यंतो जस्य दर्शनात्, अभीष्टे भीप्सितम हृदयम, दयितम वल्लभ प्रियम। ये सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द। जो सौंदर्य है वह लावण्य है, जो लावण्य है वो माधुर्य है, जो माधुर्य है वो चारुत्व है। परस्पर ये शब्द अपने से अलग नहीं है। यद्यपि सभी शब्दों का एक स्वारसिक होता है, मतलब उनका एक अपना अर्थ एक होता है, लेकिन अगर स्थूल रूप से देखेंगे वो सभी एक तरह से सौंदर्य के अर्थ को व्यतीत करते हैं। आनंदवर्धन ने लावण्य शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है और कहा है, विभाति लावण्य मिवांगनासु। कुंतक ने भी लावण्य के स्थान पर सौंदर्य शब्द की प्राथमिकता दी है। इसी प्रकार बामन भी कहते हैं सौंदर्यम अलंकारः। दंडी के साथ साथ चंद्रालोक के रचयिता जयदेव ने भी अग्निपुराण के आलोक में अलंकार को परिभाषित किया है। काव्य शोभा करो धर्मः, स्वालंकारः प्रशक्यते एवं कुछ है। कुछ आचार्यों ने सौंदर्य के स्थान पर माधुर्य को प्राथमिकता दी है, अर्थात प्रसाद, माधुर्य जैसे गुणों में भी सौंदर्य है। कवि कुलगुरु का महाकवि कालिदास सौंदर्य के कवि हैं, सौंदर्य के उपासक हैं। उनकी प्रसिद्ध शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक है। उसमें शकुंतला की सुंदरता की प्रशंसा कवि इस प्रकार करते हैं, चित्रे निवेश्य या चित्ते निवेश्य दोनों पाठ मिलता है। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु, स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे, धातुर्विभुत्व मनुचिन्त्य वपुश्च तस्या। वहीं आगे अभिज्ञान शाकुंतल में ही कवि कहते हैं, किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। कुछ आचार्य और कुछ आधुनिक विद्वान सौंदर्य के पर्याय के रूप में समता, माधुर्य, प्रसाद, ललित, लालित्य आदि को स्वीकार करने की सीमा तक जाते हैं। उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी इस निम्नलिखित इस संदर्भ में ललित का उपयोग करते हैं। श्रृंगार प्रचुरा चेष्टा जत्र तम ललितम विदु। इसी प्रकार निम्नलिखित पारंपरिक श्लोक में भी लालित्य का प्रयोग किया गया है। दंडिनः पदलालित्यम
माघे सन्ति त्रयो गुणाः आदि। तो लालित्य, ललित, ये सब शब्द भी सुंदर या सौंदर्य के अर्थ में किया गया है। इन दोनों संदर्भ में ललित हो या लालित्य हो, सौंदर्य का यही उल्लेख करते हैं। विभिन्न ग्रंथों में सौंदर्य की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की गई है। शास्त्रमानेन जो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि शास्त्रमान विहीनं यत् अरम्यं तद् विपश्चिताम् तद्रम्यं लग्नं जस्य च यत्र भूत्। जिसका मन जिसमें लगा है, जिसका हृदय जिसमें लगा है, वो उसके लिए सुंदर है। मैंने एक जो काव्य तत्व समन्विति लिखा है, एक समकालिक आधुनिक काव्यशास्त्र, उसमें हमने एक चैप्टर पूरा सौंदर्य तत्व को दिया है। उसमें 100 से अधिक कारिकाएं हैं। तो उन कारिकाओं से कुछ आपको इस व्याख्यान के अंत में मैं आपको सुनाऊंगा। तो सौंदर्य तत्व के बारे में हमने कोई अपने अपूर्व रचना नहीं की है। जो हमारे काव्यशास्त्रियों ने, जो हमारे प्राचीन कवियों ने सौंदर्य को जिस प्रकार देखा है, उसके आलोक में हमने उस सौंदर्य तत्व को कारिकाबद्ध किया है। उसको थोड़ी कुछ कारिकाएं उसमें से आपको हम सुनाना चाहेंगे अंत में। कभी कभी सौंदर्य थोड़े से दोष होने पर भी संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए भामा कहते हैं, किंचित आश्रय सौंदर्या धत्ते शोभाम असाध्वपि कांता विलोचनन्यस्तम मलिमसम विभांजनम। या आप जानते हैं, वो कुमार संभव में कहा जाता है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणे शिवांका। थोड़ा सा दोष होने से भी सौंदर्य बाधित नहीं हो जाता है। इसी प्रकार दंडी भी खलनायक की भूमिका के वर्णन के प्रसंग में प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताते हैं। गुणतः प्राग उपन्यस्य नायकम तेन विद्विषाम निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृति सुंदरः। तो सौंदर्य को हमारे आधुनिक विद्वानों ने और पारंपरिक विद्वानों ने भी उसका वर्गीकरण भी किया है। तो सौंदर्य 3 प्रकार का होता है। एक वस्तुगत सौंदर्य, भावगत सौंदर्य और अभिव्यक्तिगत सौंदर्य। वस्तुगत को कहीं कहीं भावगत भी कहा जाता है। कुछ पश्चिमी विचारक इंद्रिय संवेदन को सौंदर्य मानते हैं, जबकि कुछ भारतीय विचारक भागों के उचित स्थान को सौंदर्य मानते हैं। जो कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस, तो उसको सौंदर्य मानते हैं। लेकिन ये दोनों ही सौंदर्य को समग्रता से स्पर्श नहीं करते। आधुनिक विचारक आस्वादों को ही सौंदर्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। सौंदर्य को आधुनिक विचारकों द्वारा प्राकृतिक और कृत्रिम, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, जैसे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय परंपरा में मोटे तौर पर सुंदरता या सौंदर्य को उसके 2 पहलू हैं ऐसा माना जाता है। एक व्यक्तिपरक, एक वस्तुपरक, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कारण सब्जेक्ट में रहता है, वस्तु में नहीं। व्यक्तिपरक सौंदर्य के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से कुछ कथन मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। यदेव रोचते यस्मै भवेत् तस्य सुंदरम तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्न। 1000 सौंदर्य जितना भी हो, अगर किसी का मन वहाँ नहीं है, मन अन्यत्र है, उसको कभी सुंदर नहीं लगेगा, उसमें सौंदर्य बोध नहीं होगा। यदेव रोचते यस्मै भवेत् तस्य सुंदरम। जो जिसको रुचता है वो उसके लिए सुंदर। तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्न। जिसका मन जहाँ लगा है वो उसी के लिए उनके लिए वही मधुर है।
तस्मात् किमपि सौभाग्यम तद्विदामेव गोचरम, ये कुंतक की उक्ति है। जत किंचनापि वैचित्र्यम तत्सर्वम प्रतिभोद्भवम, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, यथास्मै रुचते विश्वम तथैव परिवर्तते। ये उक्ति प्रसिद्ध है। श्रृंगारी चेत कबीर जातम सर्वम रसमयम जगत, सएव वितरागश्चेत निरसम सर्वमेव तत्। तो कवि का भाव जैसे होता है वो इसलिए कवि को प्रजापति कहा गया है। यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। रम्याणाम विकृतिरपि श्रियम तनोति, ये किरातार्जुनीय में। बसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि, किरातार्जुनीय। बसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि, वो गुण जो है वो प्रेम में है, न कि वस्तु में। वस्तु, वही वस्तु किसी के लिए सुंदर भी हो सकता है, किसी के लिए सुंदर भी नहीं हो सकता है। वस्तुनिष्ठ सौंदर्य के समर्थन में कुछ कथन यहाँ हम उद्धृत करना चाहेंगे। नरम्यम आहार्य अपेक्षते गुणम, किरातार्जुनीय। किमि वही मधुराणम मंडनम नाकृतिनम, रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च, रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्द, नहीं आकृति सदृशम बीजहार वृत्तम। ये सब वस्तुनिष्ठ सौंदर्य की कुछ उक्ति है। सा रामणीयक नीदे रधिदेवता मालतीबान, अंग प्रत्यंग कानाम यत् सन्निवेशो यथोचितम संश्लिष्ट संधिबंधश्च तत्सौंदर्यम इतिर्यते। तो इस प्रकार है। आंतरिक सौंदर्य ईश्वर के समान है। ये सौंदर्य दर्शन की बात है। जो सुंदर है वो भी शिव है, और जो शिव है वही सत्य है। सौंदर्य जिस सत्य का स्पर्श करता है वह स्वीकार है। सौंदर्य के बिना शिव शव के समान है। मृत शरीर आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी शोभा नहीं देता, ये काव्य शास्त्रियों ने कहा है। अभिनव गुप्त ने अपने लोचन में कहा है, तथा ही अचेतनम सब शरीरम कुंडलादि उपयतमपि न भाति अलंकार्यस्य अभावात्। अब अगर शव में किसी अलंकार पहना हुआ कोई शव है वो किसी को सुंदर नहीं लग सकता। कला में सौंदर्य का परिणाम आनंद होता है। श्रुति ग्रंथ जैसे उपनिषदों, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, रसो वैशः रसम ह्यवाय लब्ध्वा आनंदी भवति। सौंदर्य शास्त्रियों का लक्ष्य अपनी रचना के माध्यम से भावनात्मक आनंद को सुरक्षित करना है। अभिनव गुप्त कहते हैं, आनंदमय निज संवेद्य लक्षणेन ब्रह्मास्वाद विधेन भोगेन भुज्यते। विश्वनाथ भी कहते हैं, वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः। आधुनिक काव्य शास्त्रों में शिवजी उपाध्याय अपनी काव्य सिद्धांत कारिका में इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और कहते हैं, अनिर्वाच्योनुभूतित्वे निर्वाच्यश्चात्म हेतुतः रसोयम तेन संपृक्त ब्रह्मानंद सहोदरः। इसी प्रकार गिरिधर लाल व्यास भी, ये भी एक आधुनिक काव्य शास्त्र लिखे हैं, अभिनव काव्य प्रकाश, उसका उन्होंने भी इस संदर्भ में वैदिक मत का समर्थन किया है। रसो वैशः रसम लब्ध्वा नंदी भवति नित्यशः इत्यादि श्रुति वाक्य मता परम निर्वृति है। तो कहने का मतलब है, सौंदर्य एक चुंबक के समान है जो मन को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार सौंदर्य के बिना सारा संसार रमणीय नहीं हो सकता है। तो अगर सौंदर्य है तभी रमणीय लगेगा। सौंदर्य के बारे में इदम ईदृशम इदम एतावत वैसा कहना संभव नहीं है।
जैसे कि हम किसी वस्तु के बारे में कहते हैं सौंदर्य ऐसा है, आप नहीं कर सकते। सौंदर्य की दृष्टि अलग अलग हो सकता है। एक वस्तु किसी को सुंदर लग सकता है, दूसरे को सुंदर नहीं लग सकता है। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति की एक आभा होती है, यानी वो एक विशेष आवृत्ति की ऊर्जा उत्सर्जित करती है। जब प्रेक्षक की आवृत्ति वस्तु या व्यक्ति से मेल खाती है तो वह विशेष वस्तु या व्यक्ति प्रेक्षक को सुंदर दिखाई देता है। सौंदर्य वहीं प्रकट होता है जहाँ सामंजस्य होता है। सामंजस्य नहीं, समन्वय नहीं, तो वहाँ सौंदर्य नहीं हो सकता है। और सामंजस्य तब होता है जब किसी स्थिति में सभी तत्वों के बीच पूर्ण समन्वय होता है। सुंदरता सूर्योदय या गुलाब में नहीं होता है। यदि कोई केवल सूर्योदय या गुलाब को देख रहा है लेकिन उनका मन जो है और कहीं है तो वो सुंदर नहीं दिखेगा। तो मन जिसमें लगता है तब सुंदर लगता है। कोई भी सुंदरता की सराहना तभी कर सकता है जब वो वस्तु को देखने में तल्लीन हो जाता है। उस वस्तु में जब तल्लीन होगा तभी उसको सुंदर है ये कह सकता है। अभी हम आपसे जो सौंदर्य तत्व हम हमारे काव्य तत्व समन्विति में कैसे व्याख्यात किए हैं, जो बातें हम अभी आपके समक्ष रखे हैं उसी तथ्यों को हमने कारिका के रूप में यहाँ ये किया है काव्य तत्व समन्विति में। उसके इसमें तो मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा 150 करीब कारिकाएँ होंगी। मैं सभी कारिकाओं को नहीं, उसमें से कुछ कारिकाओं को आप लोगों को थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। तो हम बीच बीच में से कुछ कारिकाओं को उठाएंगे और आपके समक्ष रखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है जो भाव हमने अभी तक अपने व्याख्यान में बताया है वो आवृत्ति भी हो सकती है, लेकिन ये कारिका के रूप में आपके सामने। सौंदर्य क्या तत्व है, इस विषय पर अनेक गवेषक जो है अन्वेषण कर ही रहे हैं। काव्य शास्त्र का सिद्धांत है, ऐसा पाश्चात्य दर्शन में भी माना गया है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी माना गया है। तो हम कारिका के रूप में उसको आरंभ करते हैं। तत्वम किमस्ति सौंदर्यम अन्विष्यते गवेषकैः सिद्धान्तः काव्यशास्त्रस्य पाश्चात्यैरपि मन्यते। सौंदर्यशास्त्रमद्यत्वे दृष्टिमावर्जयत्यथः नवीनैर्भारतीयैश्च तत्वम् आलोचितं महत्। मैं केवल कारिकाओं को पढ़ूंगा क्योंकि अनुष्टुप में है, अनुष्टुप छंद में है और ऐसी शैली में रची गई है कि बिना अन्वय का आप सीधा इसका अर्थ समझते जाएंगे, इसलिए हम अर्थ नहीं करेंगे, केवल कुछ कारिकाओं को आपको सुनाऊंगा। प्राचीन काव्यशास्त्रेषु सिद्धांतो न व्यराजत इति भ्रमात्मकं तथ्यं शोधे नास्ति प्रमाणितम्। अब अनुसंधान कह रहा है कि प्राचीन काव्यशास्त्र में इसका विचार नहीं हुआ था, ये भ्रमात्मक है, क्योंकि सौंदर्य रस अलंकारित आदि तत्वों में समाहित है, अतः स्वतंत्र तत्व के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। रसालंकार तत्वेषु सौंदर्यं समाहितम् स्वतंत्र तत्व रूपेण स्वीकृतो न प्रयोजनम, ये एक बात ने बताया है। फिर ललित कला का सौंदर्य दर्शन माना गया है। कला विज्ञान के रूप में 3 बात प्रसिद्ध है। जो बातें हम अभी थोड़ी देर बाद बताए हैं उसी को थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा। कलाया ललितायाश्च सौंदर्यम दर्शनम मतम कला विज्ञान रूपेण बादत्रयम प्रसिद्ध्यति। नाद ब्रह्म रस ब्रह्म वास्तु ब्रह्म विधास्त्रयः बादाश्चांगीकृताः प्रायः पूर्वजैः काव्यशास्त्रिभिः।
तो वेदों में, उपनिषदों में सौंदर्य शाश्वत एवं शुद्ध वर्णित है। सनातन धर्म में सौंदर्य को ईश्वरोपम माना गया है, ईश्वर के समान है। सौंदर्यम शाश्वतम शुद्धम वेदे सुपनिषत्सु च धर्मे सनातने चैतत् सौंदर्यम ईश्वरोपमम्। सुंदरम च शिवम सत्यम तत्वम ईश्वर संयुतम यच्च सत्यम शिवम तद्धि तदेव सुंदरम मतम। जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। शिवो भी सुंदरश्चातः स सुंदरेश्वरो मतः। ये बात हम बता रहे थे आपको। शिव सुंदर है और उनको सुंदरेश्वर भी कहा गया है। सौंदर्यम च शिवो भूत्वा बोद्धुम कश्चित् भवेत् क्षमः। तो शिव होकर के ही कोई सौंदर्य को समझने के लिए समर्थ हो सकता है, ये कहने का तात्पर्य है। सौंदर्यम काव्यशास्त्रस्य सौंदर्यम काव्यशास्त्रम च भाषाशास्त्रानुसारगम व्युत्पत्त्याजश्च सिद्धोस्ति सोप्यर्थः काव्यशास्त्रगः। जैसे हमने कहा था कि वो कैंची है, कैंची जैसे जो अवांछित तत्वों को जब काट देता है तब कोई वस्तु सुंदर दिखता है। सौंदर्यम च तदेवास्ति भावश्च सुंदरस्य च सुष्ठु उन्नतिजच्चित्तम तदेव सौंदर्यम मतम। क्षणे क्षणे नवीनम जत तत्सौंदर्यम प्रकीर्त्यते। जितने बार जब जब देखेंगे तब तब अलग दिखेगा और नया दिखेगा, ऐसा गुण जहाँ है वो सौंदर्य। क्षणे क्षणे नवीनम जत तत्सौंदर्यम प्रकीर्त्यते रमणीयम तदेवास्ति माघेन प्रतिपादितम। वही अपने क्षणे क्षणे जत नवताम अपीति तदेव रमणीयताया है। सुंदरस्य च नैकेत्र सन्ति पर्यायवाचकाः तेषां येषां ज्ञानेन सौंदर्यं शाश्वतम् अवगम्यते। उस पर्यायवाची शब्दों को अमरकोश को उद्धृत करते हुए आपको बताया था, इसको रिपीट नहीं करूंगा। रुचि रुचिर रम्याणि चारु चारुत्व चारुता रम्यत्व रमणीय च तथैव रामणीयकम् सुंदरम सुषमम साधु तथा सुंदरता माधुर्य मधुरे चैवं लालित्य ललिते तथा। ऐसे कमनीयन कांतं च काम्यं साम्यं मनोरमं मनोहरं मनोज्ञं च मंजु मंजुल मंजुता। अभीष्टं शोभनं शोभा हृद्यम अभिष्ठितं तथा लावण्यं समताति प्रसादः प्रणयस्तथा। प्रियं च दयितं प्रीति लादा लादे च बल्लभम् एवं शब्दाः भवन्त्यन्ये सौंदर्यार्थ प्रबोधका। ये जितने शब्द हमने यहाँ गिनाया है केवल उतने ही शब्द नहीं है, और भी अनेक शब्द हैं जो सौंदर्य के अर्थ में प्रयुक्त हैं। स्वारस्यम किंचिदेवात्र प्रतिशब्दस्य कल्प्यते तेषु तथापि संबंधः भवत्येव च कश्चन। शब्द स्वारस्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन शब्दों के बीच में एक संबंध नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। सौंदर्यमेव लावण्यम लावण्यम ही माधुर्यकम माधुर्यमेव चारुत्वम लावण्यम ही विशिष्यते। उसमें सौंदर्य लावण्य है, लावण्य माधुर्य है और माधुर्य चारुत्व है, लेकिन लावण्य की कुछ विशेषता है। आनंद वर्धने नातः लावण्यम विशिष्टम मतम अलंकाराः विभान्त्यत्र जथेह ललनादिषु। अलंकारस्य सौंदर्यं वामनेन प्रभासितं काव्य शोभाकरो धर्मः दण्डिनास्ति निगदितम्। जयदेव माधुर्यं सौंदर्यार्थे नियोजितं ननु तिष्ठति सौंदर्यं प्रसादादि गुणेषु। सौंदर्य कवि रूपेण कालिदासः प्रसिद्ध्यति। अन्येषु कविरत्नेषु सौंदर्य चेतना भवेत्। कोई ऐसा कवि नहीं हो सकता है जिसमें सौंदर्य की चेतना न हो। कालिदास सौंदर्य कवि है, उनके काव्य में सौंदर्य की चेतना अधिक हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई कवि नहीं हो सकता है जो जिसमें सौंदर्य की अवधारणा न हो, सौंदर्य की चेतना न हो। श्रृंगार बहुला चेष्टा ललितमिति कथ्यते सौंदर्ये घटते चैतत सम्यक ललित लक्षण। सौंदर्य में ललित का जो लक्षण है वो भी घटित हो जाता है इसमें। दण्डिनः पदलालित्यं सौंदर्य परिपोषकं
सौंदर्यम ननु काव्येषु भारवी माघयोरपि। अब मैं पूरा पूरा कारिकाओं को यहाँ नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ कौन कौन कारिकाएं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा। लक्षितम प्रीति शब्देन सौंदर्यम बहुधा आगतः सौंदर्याख्यम महत्तत्वम श्रृंगारेण समन्वितम। शोभा शब्दः प्रयुक्तोऽस्ति दण्डिनालंकृतो पुनः वक्रोक्तो कुंतकेनापि शोभा शब्दः प्रयुज्यते। शोभा शब्द वो भी सौंदर्यार्थक है। कुंतक ने वक्रोक्ति में उसका प्रयोग किया है, और दंडी ने अलंकृति में भी शोभा शब्द का प्रयोग किया। शोभाति साइवो धर्मः शब्दार्थयो विशेषः रसादीन उपकुर्वन्ति विश्वनाथेन सम्मत। शब्द एवं अर्थ के शोभातिशय धर्म विशेषकर रसादि को उपकृत करता है। यह तथ्य विश्वनाथ के साहित्य धर्म में। स्वभाव्याजेन सौंदर्यम आचार्य समर्थितम सौंदर्य काव्यशास्त्र चारुता गिरां काचित् भावना समादृता आनंदवर्धनस्यापि चारुत्वम् अतिशय चारुत्वातिशये मति। चारुत्वातिशयश्चात्र सौंदर्योत्कर्ष हे बोधकः कवित्व प्रतिभा हेतोः तस्य सिद्धिर्विनिश्चितः। सदोषमपि काव्यं स्यात् सौंदर्योपस्थितो क्वचित् हासितं विश्वनाथेन भामह दंडी मम्मटे। भामह दंडी मम्मट इनका मत है, कहीं सौंदर्य की उपस्थिति में दोष सहित भी काव्य काव्य माना जाता। रमणीय संपन्न काव्यचिरम इत्युक्त सौंदर्य पंडित राजसम्मत। रमणीयार्थ संपन्न शब्द चिर काल तक काव्य रूप को प्राप्त करता है, ऐसी उक्ति हम पंडित राज के रसगंगाधर में देख सकते। लोकोत्तर चमत्कारो रमणीयतया भवेत् रुचि प्रकटिता तत्र चानन्नवर्धनादिभिः। चमत्कारो भी काव्येषु सिद्धे चानन्नवर्धकः। चमत्कार प्रयोगश्च सौंदर्यं गृह्यते बुधैः। काव्यों में चमत्कार भी आनंदवर्धक है। विद्वानों के द्वारा चमत्कार के प्रयोग से सौंदर्य का ग्रहण होता है। चमत्कार भी सौंदर्यार्थक है। कारणानि चमत्कारे गुण रीति रसादय। तो चमत्कार कब होता है? गुण रीति रसादि चमत्कार में कारण होते हैं। ये काव्यत्वादि सौंदर्य कारणानि भी। इसलिए ये जो गुण रीति रस इत्यादि जो काव्य तत्व है वो भी सौंदर्य के कारण है। आह्लादो भी चमत्कार पर्यायत्वेन गृह्यते। आह्लाद शब्द को भी चमत्कार के पर्याय के रूप में ग्रहण किया गया है। आह्लाद भूमिका चापि सौंदर्य महती पुनः। इसलिए सौंदर्य तत्व के प्रसंग में आह्लाद की भी बड़ी भूमिका होती है। हाँ, ये एक बात है जो एक्चुअली हमने सबसे पहले हम कारिका में जो भी तथ्य प्रतिपादित किए उसको एक गद्य के रूप में मैं आपके समक्ष रख चुका हूँ। इसलिए यह भी जो कारिकाओं के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बड़ी आपको नई नहीं लगेगा, लेकिन कारिकाओं में जो प्रस्तुति है, प्रस्तुति का जो सौंदर्य है वो आपको अच्छा लग सकता है। अवसानम न तृप्ति सुंदर में ये जय ब्यूटी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जय फॉर एवर। अवसानम न तृप्तेश्च सौंदर्यम कथ्यते ध्रुवम जावत पश्यति लोकस्तद दृश्यते च नवम नवम। जब तक आप देखते रहेंगे तब तक वो नया नया दिखता रहेगा। जच्च शब्दार्थयो सत्यम सौंदर्याधीनमेव तत्। शब्द एवं अर्थ का जो सत्य है वो सौंदर्य के अधीन है। काव्य लक्षण एवं च सौंदर्यान्न बहिर्गतम। इस प्रकार जो काव्य का लक्षण काव्य शास्त्रियों ने किया है वो सौंदर्य से बाहर नहीं है, वो सौंदर्य को लेकर के चलते हैं। काव्यम सामाजिका स्वाद्यम सौंदर्यानुगुणम यदि तच्च काव्यम जगत्यस्मिन् लोक रुचिकरम मतम। यदि काव्य सौंदर्यानुगुण सामाजिकों के द्वारा आस्वाद्य है, वो काव्य इस जगत में लोक रुचिकर माना जाता है।
तदेव आह्लादकं काव्यं कीर्तिं जनयति ध्रुवां सौंदर्यम अनुभूतम चेत पदे पदे स्वार्थ। काव्य में प्रतिपद पद पद में यदि सौंदर्य की अनुभूति होती है, स्वाभाविक अनुभूति होती है, तो आह्लादक काव्य अवश्य कीर्ति उत्पन्न करता है। तदेव आह्लादकं काव्यम कीर्तिम जनयति ध्रुवम सौंदर्यम अनुभूतम चेत पदे पदे स्वार्थ। सुंदरम शास्त्रमनेन रम्यम निगद्यते बुधैः स्वभावेन नजद्रम्यम तत्तु काव्यम कथम भवे। जो स्वाभाविक रूप से रम्य नहीं है, सुंदर नहीं है, रमणीय नहीं है, तो उसको काव्य कैसे कहा जा सकता है। जनयति नवां शोभां नारी नेत्रे यथांजनम दोषे सति तथा काव्यम सौंदर्यैरभिषिञ्चितम्। अब अर्थ तो स्पष्ट है। नारी के नेत्र में जैसे अंजन नई शोभा को जन्म देती है, वैसे ही काव्य में दोष रहने पर भी सौंदर्य से अभिषिंचित हो सकता है। सौंदर्यात् सुकुमारं च न किंचिदपि वर्तते अनपेक्षित योगाज्जत विनाशम लभते चिरात्। कुछ भी सौंदर्य से सुकुमार नहीं हो सकता। मतलब सौंदर्य सबसे सुकुमार है, उससे सुकुमार कुछ नहीं हो सकता है। जो अनपेक्षित के योग से शीघ्र ही विनाश होता है। जो सुंदर है उसमें कुछ अनपेक्षित तत्व अगर आ जाता है, वो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। न प्राप्नोति यथा शोभा वसंतेन विना वनम। वन में जब तक बसंत नहीं आता है, उसमें शोभा नहीं आती है। न प्राप्नोति यथा शोभा वसंतेन विना वनम शोभा काव्यम न धत्ते ही सौंदर्येण विना क्वचित्। इसी प्रकार काव्य में सौंदर्य शोभा तब तक नहीं आ सकता है जब इसमें वो सौंदर्य से जब तक युक्त नहीं हो। शब्दार्थ संग्रहेणात्र काव्यम न भवति क्वचित्। केवल शब्द और अर्थ का संग्रह कर देने से काव्य नहीं हो जाता है। सौंदर्य स्पर्श मात्रेण काव्यम नु झंकृतम नवम। केवल सौंदर्य का स्पर्श ही होश में हो जाए तो काव्य झंकृत हो जाता है। नारी सौंदर्य सामर्थ्यात् यथा पुलकितम जगत तथा रोमांचितो लोकः काव्य सौंदर्य संगते है। नारी के सौंदर्य से जैसे जगत पुलकित हो जाता है, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य की संगति से लोक रोमांचित हो सकता है। संति सौंदर्य भेदा ही गुणकर्म विभागशः वस्तु भावगतौ चात्र प्रामुख्यम भजतः क्वचित्। गुण कर्म विभाग से सौंदर्य के अनेक भेद हो सकते हैं। उनमें एक वस्तु भेद जो है वही प्रमुख भेद है। अभिव्यक्तिगताख्यश्च तृतीयं भजते क्रमम् अन्येषामपि भेदानां चर्चाप्यत्र विधास्यते। अभिव्यक्तिगत भेद तृतीय है, एक वस्तुगत, एक व्यक्तिगत और एक अभिव्यक्तिगत। तो अन्य भेदों को भी यहाँ चर्चा की जाएगी। भावगतात् प्रधानं च वस्तुगतं प्रतीयते सुंदरावयवस्यात्र चासौंदर्यं न युज्यते। किंतु भावगतः कश्चित् प्रधानो मन्यते बुधैः मनसान्दोलितस्यात्र सौंदर्यं न प्रतीयते। कुछ विद्वान मानते हैं कि भावगत भेद प्रधान माना गया है। जहाँ मन से आंदोलित का सौंदर्य की प्रतीत नहीं होता है। जिसका मन आंदोलित है, मन विचलित है, मन स्थिर नहीं है, तो उनको सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती है। सूर्य चंद्रोदय नास्ति सौंदर्यम नापि पाटले। यही बात हम बता रहे थे कि सूर्योदय, चंद्रोदय या पाटल पुष्प, गुलाब का फूल, इसमें सौंदर्य नहीं है। मनो न रमते जस्य तस्य तस्य सर्वम असुंदरम। जिसका मन अगर उसमें नहीं लगा है तो उसके लिए सब असुंदर है। सौंदर्यम चुंबकम किंचित आकर्षति मनोबला जश्च नवांछति द्रष्टुम तमप्याकर्षति क्वचित। जैसे चुंबक है, मैग्नेट है, वो उसी तरह सौंदर्य काम करता है जैसे जो मन को बलपूर्वक आकर्षित करता है।
जो उसे देखना नहीं चाहता है उसे भी आकर्षित करता है, उसको सौंदर्य कहेंगे। सौंदर्य ऐसा हो जो जिसका मन वहाँ नहीं है, जो उसको देखना भी नहीं चाहता है, उसको जो अगर आकर्षित कर सकता है वो सौंदर्य। ईदृशम इदमित्थम वा यतावद् इदमस्ति वै सौंदर्य विषये वक्तुम वस्तुगत्तु न शक्यते। सौंदर्य ऐसा है, इदमित्थम, ऐसा बोला नहीं जा सकता। वस्तु तीव्रतया लोके तीव्रता दर्शकस्य चेत् भवेत् समानता साक्षात् सौंदर्यं प्रतिपद्यते। और फिर बहुत सारे विचार है, लौकिकालौकिकत्वेन सौंदर्यं न जिधामतम। सौंदर्य जो है दो प्रकार, लौकिक और अलौकिक, इस प्रकार भी दो प्रकार माना गया है। ऐन्द्रियम लौकिकम ख्यातम जच्च वस्तुगतम भवेत्। लौकिक जो है ऐन्द्रिय के रूप में प्रसिद्ध है, जो वस्तुगत होता है। अलौकिकम तो सौंदर्यम भिद्यते लौकिकात्मना। जो अलौकिक सौंदर्य है वो लौकिक से अलग है। तत्तु नेन्द्रिय सापेक्षम दिव्य भाव समन्वितम। वो दिव्य भाव समन्वित होता है, जो इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, जो अलौकिक सौंदर्य। अन्यथा भी सौंदर्य लौकिका लौकिके पुनः गोचराख्येते काव्यशास्त्रे प्रसिद्ध। जो लौकिक और अलौकिक सौंदर्य है उसी को गोचर और अगोचर, गोचर सौंदर्य और अगोचर सौंदर्य के रूप में काव्यशास्त्र में कहा गया है। सौंदर्यम आत्मनो जत्स्या अगोचरम तदुच्यते। आत्मा का जो सौंदर्य है वो अगोचर सौंदर्य है। और अवतारम तो सौंदर्यम गोचरागोचरम मतम। जो अवतारगत सौंदर्य, जो भगवान के अवतार हैं, उसके जो सौंदर्य है वो गोचरागोचर कहा गया है। इस तरह से सौंदर्य से परीक्षा दृष्टिकोण द्वयात्मना। सौंदर्य की परीक्षा दो दृष्टिकोण से हो सकती है, दो दृष्टियों से हो सकती है। एक रूपात्मिका दृष्टि, एका रूपात्मिका दृष्टि है रसात्मिका तथा अपरा। एक रूपात्मक दृष्टि है तो दूसरा रसात्मक दृष्टि। ख्यातम रूपात्मकम चात्र वस्तुगतम च लौकिकम काव्यस्य बाह्य सौंदर्यम एतेनात्र प्रकाश्यते। यहाँ रूपात्मक और वस्तुगत लौकिक माना गया है, और इससे यहाँ काव्य का बाह्य सौंदर्य प्रकाशित होता है। अलंकारेश्च वक्रोक्ति ही रूपात्मकम निगद्यते एतैश्च बाह्य सौंदर्यम काव्यस्य तु चमत्कृतम्। अंतः सौंदर्य संबद्धम सौंदर्यम तो रसात्मकम व्यंग्यकटो रसस्यात्र यंत्रभाव जतो मतः। तो इस प्रकार अनेक कारिकाएं हैं। तो ये ग्रंथ जो है यहाँ से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रकाशित है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। ये ग्रंथ का विशेषता ये नहीं कि सौंदर्य तत्व का वहाँ विवेचन है। ये ग्रंथ की विशेषता ये है कि जो आज आधुनिक काव्य, कथा हो, नाटक हो, कविता हो, उसमें जो नई विधाएं आई हैं, जैसे कथा में पुट कथा, टूप कथा, स्पर्श कथा, कांतार कथा, लघु कथा तो पहले से थी, ललित कथा, व्यंग्य कथा, जितने प्रकार की कथाएं हैं उस कथा की परिभाषा आपको मिलेगी। जितने प्रकार के नई कविताएं हैं, तो महाकाव्य, गीति काव्य ये तो पहले से रही है। इसके बाद जितना नए भेद राग काव्य के रूप में और क्या है गजल और इत्यादि जितने नए काव्य की विधाएं आई है उस सब काव्य की, और जितने नाटक की नई विधाएं आई है उसकी, वो सबकी परिभाषा करना उस काव्य तत्व समन्वित का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन प्रसंगतः कुछ काव्य तत्वों को जो हमारे काव्य शास्त्र में जो काव्य तत्व हैं उसकी भी चर्चा हमने किया है। तो विशेष करके हमने एक चैप्टर सौंदर्य तत्व पर भी लिखा है। इसलिए हमने आज सौंदर्य तत्व पर आप लोगों के समक्ष कुछ विचार रखने का प्रयास किया है। तो कारिकाएं अनेक है। मैंने सोचता हूँ कि इससे और अधिक आपको सुनाऊंगा और आप लोगों की सुनने की इच्छा भी इससे अधिक होगी, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कभी कभी निरसता भी हो जाती है, उद्वेलित हो जाते हैं जो श्रोता है। अंत सौंदर्य संबद्धम सौंदर्यम तो रसात्मकम व्यंग्य कटुकोटो रसस्यात्र यंत्रभावो जतो मतः। रसात्मक सौंदर्य तो
अंतः सौंदर्य से संबद्ध है, क्योंकि यहाँ व्यंग्य कोटि में रस का अंतर्भाव होता है। तो ये सब काव्य शास्त्र की बात है, तो आप लोग आप देख सकते हैं। तो सौंदर्य के स्तर कितने होते हैं? चत्वारि तो भवन्त्यत्र सौंदर्यस्य स्तराणि वै शारीर मानसाभ्याम च प्रज्ञात्मकम तु नैतिकम। 4 स्तर होता है सौंदर्य के, तो शारीरिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य, नैतिक सौंदर्य और प्रज्ञात्मक सौंदर्य। तो सब सौंदर्य दर्शन की बात है। प्रज्ञात्मकम सौंदर्य स्वतंत्रम च सौंदर्यम चरमं मतम प्रज्ञैव प्रतिभाख्याता नवोन्मेषपरायण। गुप्तेनाभिनवेनापि प्रतिभा भासिता अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा मता चसा। अभिनव गुप्ते ने भी प्रतिभा को परिभाषित किया है, वो प्रतिभा अपूर्व वस्तु के निर्माण में क्षम प्रज्ञा ही है। कविर्वास्तु कलाकारः सौंदर्याय सचेतनः रसावेश स्थितो काव्यम विनिर्माति कलाम पुनः। कवि हो या कलाकार हो, वो सौंदर्य के लिए सचेतन होता है। जो रसावेश की स्थिति में है में ही काव्य या कला का निर्माण होता है। रसावेश की स्थिति जब तक ना हो तो ना काव्य का निर्माण होता है, ना कला का निर्माण होता है। एवं ही कुंतकेनापि प्रतिभा च समर्थिता वैचित्र्यं तच्च किंचेह प्रतिभोद्भावकान् आस्वादश्चाति सौंदर्यम आधुनिका ही मन्यते। हाँ, आधुनिकों का ये कहना है कि आस्वाद ही सौंदर्य है। बाह्याभ्यंतर भेदन भेदद्वयं च कल्पितम। ये सब बातें मैं थोड़ा सा आपको पहले से बता रखा है। हाँ, आभ्यंतरम च सौंदर्यम ईश्वरेण उपमीयते स्वीकार्यम तच्च सौंदर्यम सत्यशिव समन्वितम। जो आभ्यंतर सौंदर्य है उसकी उपमा ईश्वर से की गई है। अब वही सत्य शिव समन्वित सौंदर्य स्वीकार्य है। बिना शिवम च सौंदर्यम सबमेव न संशय। शिव के बिना न कल्याण नहीं हो तो सब सौंदर्य नहीं हो सकता। बिना शिवम च सौंदर्यम सबमेव न संशय आस्वाद्यम रसवच्चातः ब्रह्मानंद प्रयोजकम। वो सौंदर्य रस सदृश आस्वाद्य होने के कारण ब्रह्मानंद प्रयोजक है, ऐसा। तो मैं ज़्यादा और बोलना नहीं चाहता हूँ। लास्ट में कुछ लास्ट के और 2-4 कार्यक्रम में सुना देते, अपनी वाणी को विराम दूंगा। हाँ, अभिनवाख्य भारत्यां नाट्यशास्त्र समीक्षणे अभिनवेन सौंदर्यम निरूपितम यथार्थतः। तो अभिनव गुप्त ने सौंदर्य का यथार्थ निरूपण किया है। काव्य तत्व बिना लोके काव्यत्व नैव सिद्ध्यति। अगर काव्य तत्व नहीं है तो काव्यत्व नहीं हो सकता है। सौंदर्येण बिना सर्वम काव्य तत्व निरर्थकम। अभिनव गुप्त का कहना है सौंदर्य के बिना सभी काव्य तत्व निरर्थक है। ध्वनि रस्तु रसो वास्तु, चाहे ध्वनि हो चाहे रस हो, गुणो वा रीतिरेव वा, चाहे गुण हो चाहे रीति हो, अलंकारोपि सौंदर्यम बिना न स्थातुमर्हति। अब अभिनव गुप्त ने कहा है ध्वनि रस गुण रीति अलंकार ये कोई भी तत्व काव्य तत्व सौंदर्य के बिना नहीं रह सकता है। लवणेन बिना खाद्यम यथा कस्मै न रोचते। जैसे बिना नमक का खाद्य किसी को रुचिकर नहीं होता है, सौंदर्येण बिना विश्वम सुंदरम नैव दृश्यते। अगर सौंदर्य नहीं है तो विश्व भी सुंदर नहीं हो सकता है। वैदिके लौकिके चैव संस्कृतस्य तु वाङ्मये सौंदर्यम प्राकृते पाल्यम प्रयुक्तम कलयान्वितम्। इसलिए वैदिक वाङ्मय में, लौकिक वाङ्मय में और प्राकृत पाली सर्वत्र जो है सौंदर्य को कला से अन्युत माना गया है। हाँ, काव्यस्य मुख्य तत्वेषु चालंकारो विशिष्यते चमत्कारस्य तत्र स्यात् सौंदर्यं रमणीयता। शब्दः सहृदयाह्लादे नवरसैश्च पोषितः सौंदर्यं परिप्रश्नाति विवक्षितार्थवाचकः। ऐसे ही है। अलंकारस्य वैशिष्ट्यं सौंदर्यस्य प्रसंगतः स्वकीय नाट्यशास्त्रे च भरतः प्रत्यपादे। भरत ने अपने सौंदर्य के प्रसंग में अलंकार के वैशिष्ट्य को प्रतिपादन किया है। और वक्रोक्तिर भामहे नैव नंदिनातिशयः क्वचित् अलंकारस्य सर्वस्वं स्वीक्रियते यथामति। जैसे शशिना च बिना रात्रि जलम बिना नदी जथा। बिना चंद्र के रात्रि
बिना जल के नदी, लता जथा बिना पुष्पम, बिना पुष्प के लता, और रमणी भूषणम बिना, अलंकारम बिना काव्यम न शोभते कदाचन। अलंकार के बिना काव्य कभी शोभा नहीं देती है। सौंदर्येण बिना काव्ये च अलंकारो न शोभते। सौंदर्य के बिना काव्य में अलंकार की भी शोभा नहीं होती है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ, तो एक बात है कि शोभावक्तो न सौंदर्यम वक्रोक्तो तद भवेत जतः। शोभावक्ति में सौंदर्य नहीं होती है, क्योंकि वक्रोक्ति में सौंदर्य होता है, ऐसा माना गया है। सौंदर्यमस्ति वक्रोक्तो बाह्यम आभ्यंतरम पुनः। कलासु चाथ काव्येषु सौंदर्यम जद विराजते तद आभ्यंतर सौंदर्यम नैव बाह्यम कदाचन। न वाच्यार्थे न लक्ष्यार्थे सौंदर्यम अवतिष्ठति, किंतु प्रतीयमानार्थे व्यंग्यार्थे तच्च दृश्यते। सौंदर्य न वाच्यार्थ में है न लक्ष्यार्थ में है, किंतु वह प्रतीयमान अर्थ में और व्यंग्यार्थ में देखने को मिलता है। ऐसा रस सौंदर्य और मध्य संबंध से पुरातन, रस और सौंदर्य के बीच में पुरातन संबंध है। श्रृंगारे रसराजे च सौंदर्यम भी विशिष्यते। रसराज श्रृंगार में सौंदर्य की ही विशेषता है। आलम्बनम च सौंदर्यम श्रृंगारे ही विशेषता, जतो रतेर विकासे च सौंदर्यस्यापि भूमिका। उद्दीपन विभावे च क्रियते ऋतुवर्णनम सौंदर्यस्यैव सिद्धान्ते तत्सर्वं हि समाश्रितम्। सौंदर्यं नायिकानां तु भेदेषु चास्ति केन्द्रितं, द्विविधं तत्र सौंदर्यं मानसिकं च भौतिकम्। हाँ, औचित्यम काव्य तत्वेषु समेष्योपि विशिष्यते। औचित्य भी सौंदर्य के पक्ष में बड़ी विशेषता है औचित्य की। औचित्यम काव्य तत्वेषु समेष्योपि विशिष्यते। अलंकारे रसे रीतो गुणे भवेत् रस समन्वय। अलंकार में, रस में, रीति में, गुण में समन्वय होना चाहिए, इसलिए औचित्य की विशेषता है। अनौचित्यम भवेन् मुख्यम रसभंगस्य कारणम, जैसे बोला गया है कि अनौचित्य द्रुते नान्यत् रसभंगस्य कारणम, काव्य शास्त्र में कहा गया है। तो अतः काव्येषु सौंदर्य औचित्येन प्रतिष्ठित। अनौचित्य रसभंग का मुख्य कारण है, इसलिए काव्यों में सौंदर्य औचित्य के द्वारा प्रतिष्ठित होता है, ये भी मत है। तो वक्रोक्ति में सौंदर्य है, औचित्य में है। सारे जितने काव्य तत्व जो रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य, ये सभी जो है सौंदर्य से ही, सौंदर्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। ऐसा आहत्य पंचधौचित्यम खेमेन्द्रेण प्रवर्तितम तेषु सौंदर्यम औचित्यम अन्येभ्यस्तु विशिष्यते। खेमेन्द्र ने 5 प्रकार के औचित्य बताया है, उनमें से सौंदर्य नामक जो औचित्य है वो अन्य औचित्यों से विशेष है। समन्वयम बिना लोके सौंदर्यम नैव तिष्ठति, औचित्यमेव काव्येषु विदधाति समन्वय। लोक में सौंदर्य समन्वय के बिना नहीं रहता है, औचित्य ही काव्य में समन्वय बनाता है। यदि विनष्टम औचित्यम काव्येषु जेषु केषु, किसी भी काव्य में औचित्य नहीं है, औचित्य नष्ट हो गया, तब अलंकाराः न शोभन्ते भूषणानि सवे यथा। तब अलंकार कोई शोभा नहीं देंगे। अगर औचित्य इसमें नहीं है तो अलंकारों का कोई शोभा नहीं होगा। जैसे भूषणानि सवे यथा, जैसे सबको अगर भूषण पहना देंगे, आभूषण पहना देंगे, वैसी स्थिति हो जाएगी। काव्य शोभा करा धर्मा गुणा सन्ति विशेषता, वामनस्य मतम चैतत् तेनैव रसचर्वणम्। एवं गुणाश्च सौंदर्यं मतमेकं प्रसिद्ध्यति, येन सौंदर्य विस्तारः काव्यशास्त्रे महान् पुनः। गुण ही सौंदर्य है, ऐसा भी एक प्रसिद्धि है जिससे काव्यशास्त्र में सौंदर्य विस्तार देखने को मिलता है। गुणालंकार सौंदर्य रतिशयन कुत्रचित अभिनव मतेनैव संभवेत् रसचर्वणम्। कहीं अभिनव गुप्त के मत में गुण, अलंकार, सौंदर्य की अतिशयता से ही रसचर्वण संभव है, ऐसा है। काव्यांग सन्निवेशश्च क्रियते चेत् यथाविधि तदेवास्त्यत्र सौंदर्यं भारतीयाश्च मन्वते। या यथाविधि काव्यांग सन्निवेश करते हैं तो वही सौंदर्य है, ऐसा भारतीयों का मानना है। पाश्चात्यानां मते चैतत् संवेद्यम् इंद्रिय सवै सौंदर्यं पूर्णरूपेण तयोः स्पृष्टं न केनचित्। पाश्चात्यों के मत में यह इंद्रिय की ही संवेद्य है, किंतु उन दोनों में, भारतीय और पाश्चात्य, इन दोनों में
से किसी ने भी सौंदर्य को पूर्ण रूप से नहीं छुआ है, ऐसा माना गया। मैं सोचता हूँ, हाँ, एक लास्ट में एक बताना चाहता हूँ। आश्रितम काव्य शास्त्रेषु नूनम सौंदर्य दर्शनम एवं ही काव्य शास्त्रम न सौंदर्य दर्शनान्वितम सौंदर्यम काव्य शास्त्रम च परस्परम ही पूरकम। मेरा ये निष्कर्ष के रूप में बताना चाहता हूँ कि सौंदर्य और काव्य शास्त्र परस्पर पूरक है। एकम बिना परस्यात्र स्थितिर दोलायते क्वचित। यहाँ एक के बिना दूसरी की स्थिति दोलायमान है, इसलिए सौंदर्य और काव्य शास्त्र को आप अलग अलग नहीं मान सकते हैं, ये एक दूसरे का पूरक है। मैं जो काव्य तत्व समन्विति से जिन कारिकाओं को मतलब इतने समय में जो बता सकता था वो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत किया, और अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, लेकिन आपने फिर उसका उत्तर अपने आप ही दे दिया। मैं ये जानना चाह रही थी कि सौंदर्य और श्रृंगार का क्या समावेश है एक तरह से, लेकिन आपने अभी उसी के बारे में चर्चा की कि कैसे श्रृंगार सौंदर्य के उसमें हम बता रहे हैं। अम्ब्रेला टर्म सौंदर्य है, लेकिन श्रृंगार भी उसमें रसों में उसको उजागर किया। कोई भी रस सौंदर्य के बिना नहीं रह सकता है। तो एक तरह से हमारे काव्य शास्त्रियों ने सौंदर्य को अलग तत्व के रूप में नहीं माना है, लेकिन हमारे जितने काव्य तत्व है वो सौंदर्य के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा भी स्वीकार किया है। तो ऑटोमेटिक हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में सौंदर्य को माना गया है, सौंदर्य को एक सिद्धांत के रूप में, एक तत्व के रूप में माना गया है। ये मेरा कहने का वक्तव्य का सार है। सर, हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत ही एक तरह से मेरे लिहाज से तो रिवीलिंग सेशन था। कई ऐसे एस्पेक्ट से जो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इतनी बारीकी से भी हम काव्य शास्त्र को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुली, अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, वरना हम इस सभा को इस समय I've got one question, not related with Kavya Shastra, but related to aesthetics and Sanskrit. आप अगर बता सके कोई ऐसा किताब या कुछ बुक्स ऐसे हैं संस्कृत लैंग्वेज में जो डील्स विथ विजुअल आर्ट लाइक कलर्स, कॉम्पोजिशंस, इनमें जो एस्थेटिक सेंस है इसको लेके कभी इसमें कला में visual art. I'm not talking about language story, but visual art, paintings बोलिए या sculpture बोलिए या आर्किटेक्चर फिर भी है, लेकिन हाँ उसको लेके कुछ है कहीं से? देखिए, हमारा तो लक्ष्य यहाँ जो काव्य शास्त्रीय सौंदर्य है उसको प्रतिपादित करना था, लेकिन प्रसंगतः जिस किसी कवि आचार्य जगन्नाथ पाठक जी ने एक सौंदर्य पर कुछ कारिकाएं उन्होंने भी लिखा है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने सौंदर्य पंचाशिका। एक बार नाम फिर से बोलेंगे आप जरा? जगन्नाथ पाठक जी, आचार्य जगन्नाथ पाठक, उन्होंने भी सौंदर्य कारिका 50 कारिका करीब तो उन्होंने एक काव्य के अंत में परिशिष्ट के रूप में लिखा है सौंदर्य कारिका। और रेवा प्रसाद द्विवेदी, उनका एक सौंदर्य पंचाशिका है, वो 85 कारिका से, जिसमें रेवा प्रसाद द्विवेदी और एक आचार्य गोविंद चंद्र पांडे जो कभी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं और जिसको सरस्वती सम्मान मिला उनकी भागीरथी काव्य के लिए, उन्होंने सौंदर्य दर्शन विमर्श एक लिखा है सूत्र के रूप में, सौंदर्य दर्शन विमर्श। और उनका एक भक्ति दर्शन विमर्श भी है और सौंदर्य दर्शन विमर्श है। तो ये सब में तो काव्य के सौंदर्य के साथ साथ जो कला के सौंदर्य के बारे में भी प्रसंगतः चर्चा की गई है। तो जो कहते हैं कि जो अनवांटेड चीज रहे तो सौंदर्य नहीं हो सकता, वो केवल काव्य में नहीं, वो कला में भी है। तो आप कोई कभी कोई एक मूर्ति कलाकार एक मूर्ति का निर्माण कर रहा है
तो उसमें कोई चीज ऐसा अवांछित रह जाता है तो वो दिखाता है किसी को। एक प्रसंग भी कहीं आया, मैं वो प्रसंग को नहीं बता रहा हूँ, तो ये ठीक है कि नहीं, तो कोई आकर के थोड़ा सा जो अनपेक्षित चीज था उसको निकाल देता है, फिर सुंदर हो जाता है। तो ये है, या आप एक सुंदर कला है उसमें कुछ आप जोड़ दीजिए ऐसे ही कुछ बिना सोचे, वो फिर वो उसको सुंदरता को नष्ट कर देता है। तो ये सिर्फ चीज काव्यों के पक्ष में भी है और कला के पक्ष में भी है। तो कला वो उस जब वो कला में भी जो कलाकार तल्लीन नहीं होता है तब तक वो सुंदरता उसमें नहीं ला सकता है। उसी तरह से काव्य में जब कभी पूरा लीन नहीं हो जाता है, उसमें तदाकार नहीं हो जाता है, तब तक उसमें भी वो सौंदर्य नहीं ला सकता है। ये तात्पर्य। तो सुंदर शब्द का यही अर्थ, सुंदर मतलब कैंची, सुंदरवद्यति, कैंची जैसे जो अनपेक्षित वस्तु को हटा देता है वही सुंदर है, ऐसा हमने अपने जो व्याख्यान में बताया है अभी। सर धन्यवाद, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को सभी को नमस्कार। तो हम अभी तो मीटिंग छोड़ सकते हैं ना? जी सर, अभी सभी मीटिंग छोड़कर फिर लंच की सेशन के बाद दोबारा जुड़ेंगे। शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।